जय हिंद मित्रांनो. मिशन सिटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 1 त्याची प्रश्नपत्रिका क्रमांक 4 याच्यामधल्या बालमानसशास्त्राचे जे 30 प्रश्न होते त्या 30 प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून सीटीईटी संदर्भात आणि शिक्षक भरती संदर्भात कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी मिशन सीटीईटी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्यासाठी आहे एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. त्यामध्ये जे आहे तुम्हाला पेपर 1 आणि पेपर 2 चे 5-5 प्रश्नपत्रिका, त्याचे आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देखील मिळणार आहे अगदी मोफत दरामध्ये. आपल्याला जर काही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी बॅच आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. बघा मित्रांनो, आपण जर का बालमानसशास्त्र याचे जर का प्रश्न बघितले तर ते प्रश्न होते 61 नंबर पासून 90 नंबरचे प्रश्न. म्हणजे टोटल जर आपण बघितलं तर प्रश्न आहेत ते 90. चला मग आपण पाहूया सवाल नंबर 61. ये सब हिंदी में है, इसलिए हम लोग जो है सारा के सारा क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हिंदी में देखेंगे. देखिए सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है. 4 हमें ऑप्शन दिए गए. पहला है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है. बी नंबर का ऑप्शन कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश. सी नंबर का ऑप्शन कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश. और डी नंबर है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश. यहां पर जो है हमें 4 ऑप्शन दिए गए. तो दोस्तों इसमें से जो है वो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश. ये जो है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक जो है वो उपयुक्त माना जाता है. सवाल नंबर हम देखेंगे 62 नंबर में आपको दिया गया है कि आप प्रतिदिन जैसे ही कक्षा में पहुंचते हैं आपके विद्यार्थी आपको परेशान करने लगते हैं. आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे. यदि आपके विद्यार्थी आपको जो है परेशान करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे. निम्नलिखित में से देखिए, 1 नंबर छात्रों को दंड देंगे, उन्हें पनिशमेंट करेंगे, छात्रों की शिकायत प्राचार्य से करेंगे, आप उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे, या फिर विद्यार्थी आप ही को क्यों परेशान करते हैं इन कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे. तो देखिए, मैं अक्सर बोलता हूं कि सीटेट एग्जाम जो है वो इजी है एज कंपेयर टू टीईटी. इसकी वजह यह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है पैडागोजी होती है और उसी के अंदर जो है मैक्सिमम ऐसे सवाल आते हैं कि जो हमारे जो माइंडसेट होता है, एक टीचर का माइंडसेट होता है टुवर्ड्स हिज प्यूपिल्स और स्टूडेंट्स, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि ये वाला सवाल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. तो इसमें से सबसे सटीक और सबसे अच्छा वाला जवाब कौन सा रहेगा, तो आप लोगों ने जो है सही पहचाना होगा. इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यार्थी आप ही को क्यों परेशान करते, इन कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है अपने आप में तब्दीली लाएंगे, चेंजेस लेकर आए, ताकि वही विद्यार्थी जो आज आपको परेशान कर रहे हैं वो कल आपका जो है लेक्चर का इंतजार करें. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. क्या पूछा गया है, देखिए 63 में क्या पूछा गया है. लड़कों एवं लड़कियों के बीच में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है. ए नंबर का ऑप्शन लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए. ठीक है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए. सी नंबर लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए. और डी नंबर लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए. अब देखो, बड़ा ही कंफ्यूजन यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है, लेकिन हमें जो है हमारी ये परीक्षा, हमारा इम्तिहान है, हमको जो है ठीक तरीके से एक सही ऑप्शन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है.
लड़कों एवं लड़कियों के बीच में कुछ कथन दिए गए, सबसे सही कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि जो सबसे सही है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अक्सर लड़के जो है घर के कामों में सहायता नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर का सवाल, बोल बोलकर पढ़ने का लाभ क्या है? उसे अन्य छात्र भी जो सुन सकते हैं, उसे अध्यापक भी सुन सकता है, वो खूब समझ में आता है, या वो याद हो जाता है। कौन सा? बोल बोल कर पढ़ने का मतलब मैं कोई चीज है जो है वो पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते जो है अपने आप जो है गुनगुना रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। इसका जो तात्पर्य है वो क्या रहेगा? तो उसका तात्पर्य रहेगा कि इस तरीके से करने से जो है वो पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है, इसलिए क्या हो जाता है वो जल्दी से जल्दी हमें याद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग देख लेंगे सवाल नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ए नंबर का ऑप्शन देखिए परियोजना, बी नंबर अवलोकन, सी नंबर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या डी नंबर खुले अंत वाले प्रश्न। उपयुक्त रचनात्मक आकलन कौन सा है? रचनात्मक आकलन बोला गया है। तो रचनात्मक आकलन क्या है कि विद्यार्थियों का जो है योग्यता क्रम जो है हमें निर्धारित करना चाहिए, ताकि हमें जो है क्लास को एक विशिष्ट क्रम में जो है उसकी रचना करना आसान हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल नंबर 66 नंबर में, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? 4 तरीके के प्रश्न यहां पर पूछा गया है, जिनका स्तर सभी छात्र दे सॉरी जिसका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, जिसका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ये भी जो सवाल है वो उसी तरीके का है जो अब तक पिछले जो 2-3 सवाल थे, सेम टू सेम उसी तरीके का ये भी सवाल हमें जो है पूछा गया है। कैसे सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे सवालों की वजह से वो जो छात्र हमारे क्लास के अंदर बैठा हुआ है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा सोचने को मजबूर होना पड़े, कुछ सोच समझ के उसको जवाब देना पड़े, जिससे कि वो जो छात्र है उसकी जो है क्रिएटिविटी हमको पता चल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। 67 नंबर का सवाल है, विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों की पहचान का सबसे उपयुक्त व प्रत्यक्ष कारक कक्षा में दिखाई देता है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में भाषा एवं संप्रेषण की कुशलता, शब्द भंडार, शारीरिक भाषा व अंग संचालन, निवास स्थान व स्थानीयता। इनमें से क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। भाषा एवं संप्रेषण की कुशलता सबसे उपयुक्त और प्रत्यक्ष कारक कक्षा में दिखाई देता है, क्योंकि भाषा कितनी अच्छी है और उसको वो संप्रेषण कितनी अच्छी तरीके से करता है, उसको डिलीवर कितनी अच्छी तरीके से करता है, ये किस चीज की वजह से पता चलेगा? बिल्कुल सही, भाषा एवं संप्रेषण की कुशलता की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 68 देखते हैं, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे, बिना किसी वजह से, अकारण बिना किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे? उसे तत्काल पीट देंगे, उसकी शिकायत प्राधान्याध्यापक को करेंगे, हेडमास्टर को करेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, यानी उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया था। फिर जाके हमें जो है हमारा एटीट्यूड यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये छात्र ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही जो ये जो छात्र है वो इस तरीके से जो दुर्व्यवहार है वो क्यों कर रहा है, इसकी वजह जानेंगे, और यदि मुझ में कोई कमी रहे, मुझ में कोई खामी रहे, तो मैं उसे जो है दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर का सवाल है, तात्कालिक स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है किस तरीके से? ए सृजनात्मक बालक में, प्रतिभाशाली बालक में, विशेष क्षमता वाले बालक में, या उपर्युक्त में से सभी के सभी जो है वो सही है। जो तात्कालिक स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता जो है
जो बालक सृजनात्मक होता है उसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही जवाब रहेगा। 70 नंबर का सवाल देखते हैं। 70 नंबर, आपका एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक स्थितियों से सदैव क्षुब्ध रहता है। वो आपके पास अपनी समस्या का निदान करने हेतु आता है। आप क्या करेंगे? अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसे समझाएंगे कि माता पिता से संबंध तोड़ ले, उसे समझाएंगे कि धैर्य से काम ले, उसे समझाएंगे कि घर से भाग जाए, या उससे व्यर्थ की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना। क्या करेंगे? बड़ा एक कंफ्यूजन सा सवाल है। देखिए, उसे समझाएंगे कि माता पिता से संबंध तोड़ ले, ऐसा तो हमें करना नहीं है। एक अध्यापक का काम ये नहीं है कि एक बालक को उसके माता पिता से दूर करे। उसे समझाएंगे कि धैर्य से काम ले, सब्र से काम ले, ये हम जरूर करेंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि भाई धैर्य रखो, इतना जो है वो गर्म होने की या फिर इन लोगों से नाता तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमें इसका जो है सही जवाब लग रहा है। लग रहा है क्यों? यही जवाब है उसका। 71 नंबर, बाल अपराधियों का कृत्य क्या है? विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना, विद्यालय के प्रति अरुचि दिखाना, गृह कार्य न करना, या फिर डी नंबर, पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भाग लेना। ऐसे हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन। अब इन 4 ऑप्शन में से हमें जो है सही जवाब को पिक करना है। तो इनमें से बाल अपराधियों का जो कृत्य है, इनमें से सही जवाब है विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना। विद्यालय की सामग्री है, चाहे बोर्ड हो, स्टूल हो, टेबल हो, या कोई भी चीज हो, उसको यदि अगर बालक नुकसान पहुंचा रहा है तो ये रहेगा बाल अध्यापकों का, अपराधियों का जो है ये कृत्य रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं 72 नंबर का सवाल। सवाल है, अध्यापक का व्यवहार छात्रों से मित्रवत होना चाहिए। इस संबंध में आपकी क्या धारणा है? अध्यापक को छात्र का मित्र बनना चाहिए, इस बारे में आपकी पर्सनल राय, आपका जो है पर्सनल ओपिनियन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखिए, ऑप्शन ए, अध्यापक को तानाशाही व्यवहार करना चाहिए। बी नंबर, अध्यापक का व्यवहार अध्यापन कुशल होना चाहिए। सी नंबर, अध्यापक का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, या अध्यापक का व्यवहार समयानुकूल होना चाहिए। क्या कैसा रहेगा? तो देखो, अध्यापक का जो व्यवहार है वो किस तरीके से होना चाहिए दोस्तों? तो वो होना चाहिए अध्यापकानुकूल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर नहीं, 73 नंबर का सवाल है, विद्यार्थियों को लड़के एवं लड़कियों को दिए जाने वाले कामों की सूची उनके व्यक्तित्व विशेषकों एवं व्यावसायिक भूमिकाओं के आधार पर लैंगिक निष्कर्षों पर पहुंचना है। ए नंबर ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, क्रिया आधारित अधिगम, या अन्वेषणात्मक अधिगम। ये 4 हमें जो है ऑप्शन दिए गए। इनमें से यदि अगर हमें पूछा गया है कि सही जवाब कौन सा रहेगा, सटीक जवाब कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 74 नंबर का सवाल है, आपके शहर में सर्कस लगा है, आप देखने जाते एवं टिकट खरीद रहे हैं। उसी समय आपको अपना एक विद्यार्थी दिखाई देता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करें? हाँ, बड़ा मजेदार सवाल है। उसका टिकट भी खरीद लेंगे, ए नंबर का ऑप्शन। बी नंबर का ऑप्शन, आप उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे, यानी आप उसको नजरअंदाज करेंगे। इसका अर्थ ये है, आप उससे टिकट खरीदने को कहेंगे, या आप सर्कस बिना देखे ही लौट जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब तो फंस गए, क्या करेंगे? हाँ, सोचिए सोचिए सोचो। अगर से आप भी सर्कस देखने गए हो और कैंडिडेट से बेहतर है कि उसको बोलेंगे, हम छात्र बोलेंगे, आपका छात्र भी वहां पर आया है, आप क्या करेंगे? उसका टिकट खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई हम? हाँ, ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि उसको इग्नोर कर लो। ठीक है, उसको इग्नोर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ आया हो,
हम अपने फैमिली के साथ गए हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों की फैमिली में जो है वो आपस में मेलजोल बने, कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग बोलेंगे आप उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे। सवाल नंबर 75, सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक लैंगिक भूमिका के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चार ऑप्शन है। लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार, लैंगिक भूमिका सराहनीय दशाओं से प्रभावित होती है, लैंगिक भूमिका गुणसूत्रों, जीन्स एवं संरचनात्मक अंतर के कारण होती है। और डी नंबर बी एवं सी दोनों भी जो है वो सही है। क्या है सही? तो इसका सही जवाब रहेगा लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार, ये वाला सही जवाब रहेगा। 76 नंबर, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? आधुनिकता के गुण, नैतिक गुण, अवांछनीय गुण या स्वार्थपरता के गुण विकसित करना है, हमें कम नहीं करना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो छात्र है, वो जो विद्यार्थी है, वो नैतिक रूप से जो है परिपूर्ण होना चाहिए। नैतिक गुण किस तरीके, समाज में किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से बोलना चालना है, किस तरीके से जो है कपड़े परिधान करना है, ये सारी चीजें जिसमें इंक्लूड होती है उसे बोलेंगे हम लोग नैतिक गुण। वही सही जवाब है। 77 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? निदान करना, उपचार करना, अधिगम को तीव्र करना, या फिर जो है ये उपरोक्त सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका जो उद्देश्य है वो रहेगा अधिगम को तीव्र करना, अधिगम को तीव्र करना। 78 नंबर का सवाल है, आपका कोई विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और विद्यालय आ सकने में असमर्थ है। वो अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर आपको बुलाता है। आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन है। आप उसके भाई से आने का वायदा कर देंगे पर जाएंगे नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपको छात्रों के घर जाना पसंद नहीं। सी नंबर, आप वहां इस कारण नहीं जाएंगे क्योंकि वो छात्र भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और आप डर रहे हैं कहीं आप भी उस बीमारी से ग्रसित न हो जाए। या डी नंबर, आप उचित दवाइयां खाकर तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर तब वहां जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है ये जो डी नंबर का ऑप्शन है ये हमें सही लग रहा है। हम क्या करेंगे, मान लो कोरोना हो गया है, कोरोना है ना, कोरोना हो गया तो हम वो छात्र से दूरी बनाएंगे क्या? जी हाँ, हम लोग जो है फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे लेकिन वो छात्र को जो है जाकर जरूर मिलेंगे प्रिकॉशन के साथ। सैनिटाइजर, चाहे आप जो है मास्क इस्तेमाल कर लो या फिर दवाइयाँ खाकर आप जो है उससे मिलने जरूर जाएंगे, ताकि एक विद्यार्थी को अपना जो टीचर होता है वो आदर्श लगता है। और यदि अगर वो आ जाए उसके दुख भरी घड़ी में, अगर से कोई टीचर किसी छात्र के घर जाए तो वो वैसे भी बेहतर हो जाएगा, उसे बीमारी का एहसास थोड़ा सा कम होने लगेगा। ठीक है, सवाल नंबर देख लेते हैं 79। 79 नंबर, शिक्षार्थियों के ज्ञानार्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? चार ऑप्शन है यहाँ पर। तो शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों किंवा ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, हाँ ये जरूरी है ना, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए जो है शामिल करना, यही रहेगा इसका सही सही जवाब। 80 नंबर, आपके किसी विद्यार्थी की मां बहुत बीमार है, वो काफी दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाता, तो आप क्या करेंगे? जब भी वो विद्यालय आए डांट लगाएंगे, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, आप उससे कहेंगे कि कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास करें, या उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे? अब तो बड़ा कंफ्यूजन सा सवाल है। हाँ, उसकी अनुपस्थिति किस वजह से हो रही है? क्योंकि उसकी जो माँ है वो बीमार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना?
हम लोग क्या करेंगे, उसकी अनुपस्थिति का एक बार हमें कारण पता कर चल गया कि ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा जो है उसे चुप्पी साध लेंगे। जब भी आएगा तब उसे क्या करेंगे, उसे डांटेंगे नहीं, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमें तो जानना पड़ेगा कि वो बच्चा क्यों आ नहीं रहा है। पर आने के बाद भी हम उसे डांटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य निभा रहा है। माँ की सेवा करना हर बच्चे का जो है वो कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। 81 नंबर का सवाल, भाषा विकास के समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका गलत है। अब देखिए, सही तरीके इसमें 3 रहेंगे, एक तरीका जो है वो गलत रहेगा। देखिए, किसी विषय पर लगातार बच्चे को बात करने देना सही है, ऐसा होना चाहिए। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी उसकी मातृभाषा को अमान्य करना, ये सही बात है क्या? नहीं, बच्चा चाहे जिस भाषा में बोले लेकिन वो बोलना चाहिए। यही हमारा जो है जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर का सवाल, आपके एक विद्यार्थी की माँ का देहावसान हो जाए और इसकी सूचना आपको मिलती है। आपके किसी जो स्टूडेंट है उसकी माँ स्वर्गवासी हो जाए और उसकी सूचना आपको मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आप विद्यालय को तुरंत बंद करा देंगे, विद्यालय में शोक सभा आयोजित करवाएंगे, उस विद्यार्थी के घर जाएंगे, या इस स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे? क्या करेंगे? अब जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है वही हमें निभाना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वो जो विद्यार्थी है उसके घर जाएंगे, उसको जो है हम लोग हमारी जो संवेदनाएं हैं वो उसके घर जाकर व्यक्त करेंगे, उसे थोड़ा सा ढाढ़स बनाएंगे। उसके बाद 83 नंबर का सवाल, एक अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कहकर संबोधित किया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है? भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वो अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करती है। क्या रहेगा सही? तो अगर वो ऐसा करती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है व्यक्ति है, वो जो लेडी है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। 84 नंबर सवाल, प्रयोग विधि से छात्र करके सीखता है, छात्र देखकर सीखता है, छात्र अनुभव करके सीखता है, या फिर उपर्युक्त सभी सही है? क्या होता है? हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग करते हैं, प्रयोग विधि यानी प्रयोग करना। इसमें जो छात्र है वो प्रयोग करके भी सीखता है, अनुभव से भी सीखता है और देखकर भी सीखता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 85, विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन किया जाता है, क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु, विद्यार्थियों को व्यवसाय चयन में सहाय हेतु, शिक्षकों को छात्र चयन में लाभ हेतु, पाठ्यक्रम परिवर्तन में सहायक हेतु। किसके लिए? तो इसका सही जवाब रहेगा यहाँ पर विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता के हेतु से। 86 नंबर, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे वे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग करेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी के सभी काम जो है आप करेंगे? तो गृह कार्य देना भी जरूरी है, क्योंकि ताकि बच्चा भूले ना। पुराने जो ज्ञान है उसको भी दोहराना जरूरी है, और नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग भी हम लोग करते रहेंगे। यानी यहाँ भी हमें जो है ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन जो डी नंबर का है वही हमारा जो है सही सही सा जवाब रहे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 87। 87 में क्या पूछा गया? सस्वर विधि एवं पूर्ण अंश विधि का प्रयोग कहां पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है? 4 ऑप्शन है, स्मृति प्रशिक्षण के लिए, समस्या समाधान के लिए, भाषा शिक्षण के लिए, या उपर्युक्त जो है वो सभी के सभी सही जवाब है। तो नहीं, ऐसा नहीं, तो समस्या समाधान के लिए जो है हम लोग सस्वर विधि एवं पूर्ण अंश विधि का प्रयोग करते। 88 नंबर का सवाल है कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वो है जिसमें
क्या होता जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। कक्षा शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली कौन सी है, ऐसा हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जवाब दोस्तों बिल्कुल आसान है। उसका जवाब क्या है, अध्यापक एवं छात्र दोनों जो है एक दूसरे को सवाल पूछना चाहिए। छात्रों को भी जो कुछ समझ नहीं आ रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो अध्यापक है, अपना जो टीचर है, अपना जो शिक्षक है, उसको सवाल पूछे। 89 नंबर का सवाल देखते हैं। अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। किस तरीके से? हाँ, तो ये जो है उसका मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है वो करने के बाद छात्र क्या कर सकता है, सॉरी छात्र ही बोला गया है यहाँ पे, अध्यापक बोला गया है। ठीक है, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जान सकता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। और आखिरी सवाल का एक बार हम लोग जो है वो जवाब देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या आता है कि सबसे अधिक जतन और जटिल सामाजिकीकरण क्या होता है? व्यक्ति के जीवन पर्यंत, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के दौरान। ये है आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90। तो इसका सही जवाब है कि किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गठन और जटिल सामाजिकीकरण होता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है ये जो 30 सवाल थे हमारे सीडीपी के, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखा है। ये 30 में से आपका स्कोर एग्जैक्टली कितना हुआ है वो स्कोर आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम इसके जो बचे हुए सवाल है वो सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।